नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार तालिबानी दर बदर अफगानी। तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और कुछ मंत्रियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। यानी अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कसता जा रहा है। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। लोग अफगानिस्तान छोड़ने की बेताबी उनमें बढ़ रही है। वहीं दुनिया के पास अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए वक्त लगातार कम पड़ रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगी अनारकली कौर, वही सिख महिला सांसद जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं, जो लगातार अपना दुख, अपनी तकलीफ यहां पर बता रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की पोल खोल रही हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गोलियों के बीच अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। तालिबान की धमकियों के बीच इन चेहरों पर खौफ देखिए। ये अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का सच बता रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अमेरिका को धमकी दी है। कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना ने मुल्क नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। अब तमाम देशों के पास बस कुछ दिन बचे हैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए खौफ को सुकून बनते, डर को तालिबान के खिलाफ गुस्से में तब्दील होते जब एक बार भारत की सरजमी पर उतरे भारतीय। सुनिए अफगानी सांसद की जुबानी तालिबान के आतंक की कहानी जब वो इंडिया पहुंची। सबके पास एक खौफ है। हम मजबूर हो गए। देश हमारे माँ है और देश को छोड़कर कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ऐसे मजबूर हो गए कि हम शायद यही एक ही वीक में हम यही डिसाइड किया कि अभी हालात सिचुएशन ऐसी ही कि हम बायत देश को छोड़कर दूसरी देश में जाएंगे। अपने माथे पर जब किसी मुल्क से अपने धर्म, अपने गुरु ग्रंथ साहिब को बचाकर निकलना पड़े तो सोचिए उस देश का आतंक, सोचिए तालिबान का आतंक। यहाँ से पालकी साहब के जरिए, जो कि एक खास बस है जिसको सजाया गया है, उसमें इन्हें स्थापित किया जाएगा और उसके बाद आगे ले जाया जाएगा। सबसे आगे जो सिख धर्म का झंडा है, निशान साहब आप देख सकते हैं कि वो इस समय आगे बढ़ते हुए कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा की हमारी। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साध संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाल लेके आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जब तालिबान की दहशत पूरे विश्व को झकझोर रही है, तब सुनिए अफगानिस्तान के साहसी उपराष्ट्रपति कैसे आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे। We have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. लोगों में खौफ है, अफगानिस्तान की जनता में दहशत है, लेकिन तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। कुछ मंत्रियों के नाम भी तय कर दिए हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या तालिबान 2 का चेहरा बदलेगा? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालात अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हैं, ऐसे में तमाम मुल्कों के पास वक्त बहुत कम बचा है अपने लोगों को निकालने का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी लंबे वक्त के बाद आज हमारे साथ सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वापस हल्ला बोल में है। सुधांशु जी, आज खास स्वागत है आपका शो पर। जी नमस्कार। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता शिवसेना की जुड़ेंगे। अभय दुबे साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। मुरसल नूरजई जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और हमारे साथ इस वक्त सीधा
अनारकली जी, हमारे साथ मुस्कान जी भी जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अनारकली कौर हमारे साथ, जो सांसद, सिख अफगानी सांसद, इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अनारकली जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आंसू आपके रुक नहीं रहे, हमने आपको देखा है अपने देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में आना, आप इंडिया आई हैं, वो दर्द, वो जो पीड़ा है, आज दुनिया को कैसे बताएंगी, जो आतंक इस वक्त अफगानिस्तान जिसका सामना कर रहा है? अनारकली जी, अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफगानिस्तान की कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था, लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में जो है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं, लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में थे, ऐसी ही सलूक थे। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मुश्किलें बहुत है और अभी तो एक फ्लूइड सिचुएशन है जिसको लेकर आप लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं ज्यादा, लेकिन एक बहादुर औरत के तौर पर मैं इस बार सुधांशु जी आपका भी कमेंट लूंगी। आपने पूरी कहानी उनकी जुबानी सुनी है, ये लोग इंडिया आए हुए हैं। बहादुर औरत के तौर पर अगर आपका पूरा सफर हम देखें, बहुत मुश्किलों का सामना करके आप लोग सांसद बनी वहां पर, और फिर तालिबान ने जैसे सब पर पानी फेंक दिया है। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफगानिस्तान की कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था, लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में जो है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं, लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफगानिस्तान जब तालिबान के कब्जे में थे, ऐसी ही सलूक थे। और सब लोग कहते हैं, पता है अनारकली जी, यही डर है ना लोगों को, यही डर है जिसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। आप लोग वहां पर कई सालों से थे, सालों साल से वहां पर सिख जमे हुए थे, अब वहां पर अपरूट होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये पता नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि देश तो मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है, लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है अनारकली जी, आपके मन में अगर बिल्कुल गारंटी नहीं है, परिस्थितियां बदल रही हैं, मन में क्या है आपके? आप लोग यहाँ आए हैं तो डर है, खौफ है या गुस्सा है?
ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने 20 साल की जो राह पर अफगानिस्तान चला था उसको बिगाड़ दिया है? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफगानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है, खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफगानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पीछे छूट गए अनारकली जी, उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो लोग पीछे छूट गए हैं? मैं क्या मैसेज दूं? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे जब तालिबान नहीं थे। हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे। लेकिन हमारे लिए जो अफगानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो, ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ। देश को छोड़ के, माँ को छोड़ के, जैसा आप बता रही हैं, इंडिया आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनारकली कौर। जो लगातार हमेशा जो दुख और तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल सॉरी। धन्यवाद आपका अनारकली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये आंसू आज पूरी कहानी बता रहे हैं। इसका तो कोई डर नहीं है, लेकिन जी कुछ का तो पता नहीं है, कल का तो पता नहीं है। फिर क्या बोले उनको, क्या मैसेज दूंगी वो लोगों को? वो लोगों तो ये एक, उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एयरपोर्ट जाते हैं कि कोई फ्लाइट में देश से बाहर जाए। फिर उनका अगर क्या मैसेज दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आंसू पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत सरकार किस तरह से इसे देख रही है, और सवाल है कि अब तमाम मुल्कों के पास, मुझे लगता है कि बहुत कम दिन बचे हैं तमाम लोगों को वापस लाने के लिए, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए। देखिए अंजना जी, इस पूरी अफगानिस्तान की समस्या के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक पक्ष, जिसमें कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ परिवर्तन, वहां पर किस प्रकार से चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा। फिर ग्वादर पर तो चाइना है ही, हमने जो ईरान के पास चाबार के साथ गठबंधन किया, उससे ईरान से भी अमेरिका ने के संबंध खराब हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वातावरण में क्या बदलाव आएगा, वो एक अलग पक्ष है। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे भी आपने कहा। और ये अनारकली कौर जी जिस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति उनकी हुई, एक दूसरा पक्ष है, वो है मानवीय संवेदना का पक्ष और आइडियोलॉजी का पक्ष। यह भी तय करना होगा कि इस दुनिया में या इस समय के आज के 21वीं सदी के समाज में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी। जो कष्ट उन्होंने बताया, जो दुनिया आज देख रही है, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा अंजना जी, जो लोग ये कहते हैं ना डेवलपमेंट की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, बाकी में क्या रखा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल 1950 और 60 तक काबुल की आबादी में 1/3 से अधिक हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा बिजनेस कंट्रोल कर रहे थे। और क्या हुआ, आज एक लिविंग जनरेशन में हश्र यहां तक पहुंच गया। केवल 1947 में लाहौर और कराची दोनों में सिख, हिंदू पंजाबी और हिंदू सिंधी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। क्या हुआ, चंद महीनों में सब कुछ खत्म। 1990 में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट कम्युनिटी, सब कुछ खत्म। ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए, पर साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिए कि खतरनाक किस्म के विचार अगर समाज के अंदर आकर स्थान बना लेते हैं, जैसे कोरोना का काल था,
तो सब कुछ ठीक है, मगर मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। जरा सी सावधानी हटी और अगर वायरस अंदर आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर मजबूत होनी चाहिए कि उसको समाप्त कर दे, अन्यथा क्या हश्र होता है वो सबके सामने दिखाई पड़ रहा। और मुझे एक बात और याद आती है अंजना जी, जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति व्यवहार, उसके पूर्ववर्ती प्रमाण और आज के प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं। कहां जाती हैं आज की जो भारत की महिला एक्टिविस्ट है? याद करिए, एक वो सीन आपको याद है ना, ट्विटर के ग्लोबल सीईओ के सामने खड़े होकर स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, आज तालिबानी पैट्रियार्की के नाम के ऊपर, अरे कम से कम मुनव्वर राणा, शफीकुर रहमान बर्क, सज्जाद नोबानी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ न धरना करो भाई, एक बयान तो दे के दिखा दो। अब सबके मुंह में दही जम गए। बोलेंगे अभय दुबे जी? यह दर्शाता है कि ईमानदारी से महिला अधिकारों के लिए कोई नहीं कहना चाहता, सब के सब इस विषय पे अपने राजनीतिक निहितार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अभय दुबे जी, सीधा आपने को बोला है उन्होंने। मेरे अभिन्न मित्र एक नाम छोड़ दिए, इसमें एक नाम भूल गए, असदुद्दीन ओवैसी, मुनव्वर राणा के साथ मोदी सरकार का नाम भी जोड़िए। भारत सरकार की नीति क्या थी अफगानिस्तान को लेकर जानते हैं आप? अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल सरकार हम चाहते थे वहां। मोदी सरकार ने इसको तब्दील कर दिया, सुधांशु त्रिवेदी जी, इस परिभाषा को उन्होंने कर दिया आईएसआई लेड, तालिबान ओन एंड पाकिस्तान कंट्रोल। क्यों? मैं 4 प्रमाण रखता हूं अंजना जी आपके सामने। एक अनुबंध होता है 29 फरवरी 2020 को, एक होता है काबुल में, एक होता है कतर में। उसमें यह तय किया जाता है, अमेरिका सरकार के द्वारा वो हस्ताक्षरित किया जाता है और तालिबान के नेता अब्दुल्ला बरादर के द्वारा यह तय किया जाता है कि 5000 आतंकियों को छोड़ा जाएगा, सत्ता का शेयरिंग होगी, तालिबान को सत्ता सौंपी जाएगी। और 12 सितंबर के बाद जब इंट्रा अफगान निगोशिएशन स्टार्ट होंगे तो उसको, इन तालिबानियों को रिकॉग्निशन दिलाई जाएगी। इस अनुबंध के बाद भारत सरकार का बयान आता है। भारत की सरकार कहती है, Indian government has welcomed the opportunity and hope for peace and stability generated by these agreements। इन दोनों अनुबंधों से तालिबान को अफगानिस्तान सौंप देने के बाद शांति स्थापित होगी। राज्यसभा में जवाब दिया जाता है, राज्यसभा में जवाब देते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशन हेल्ड इन दोहा सितंबर 2020। हमारे विदेश मंत्री उस इंट्रा अफगान निगोशिएशंस में जाते हैं, उसमें कौन होता है जानते हैं? उसमें होता है तालिबान और कतर के स्पेशल एनवॉय कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कतर मजीद अल कतनी कहते हैं कि भारत के विदेश मंत्री मुझसे तो मिले ही मिले, तालिबान के साथ भी भारत की चर्चा हुई। ये बात यही नहीं रुकती अंजना जी, ये इतना साधारण नहीं है, ये सब कुछ नियोजित है। मोदी सरकार इस पूरे खेल में शामिल है, इतिहास साक्षी है। 2012 में जब ओबामा थे तब भारत ने क्या नीति अपनाई थी? साफ शब्दों में दोनों देशों ने कहा था, महिलाओं की सुरक्षा और प्रजातंत्र की सुरक्षा के साथ तालिबान को वो नहीं सौंप सकते। ये सौंपा किसको? भारत की ये परिस्थिति कैसे निर्मित हुई? क्यों अलग थलग पड़ गया? ठीक है सुधांशु जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, छोटा सा जवाब सुधांशु जी, क्योंकि मैं दो बहुत खास महिला मेहमान मेरे साथ हैं जो अफगानिस्तान की परिस्थिति पर बोलेंगी। ठीक है, मैं 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, अभय दुबे जी की पार्टी को तो यह सौभाग्य प्राप्त था कि इन्हें तो तालिबान की समस्या कभी झेलनी नहीं पड़ी। 2001 तक तालिबान का राज था और जैसे ही अमेरिका वहां आया, जब तक इनकी सरकार आई 2004 सारी कमर तोड़ चुकी था अमेरिका, वहां हैसियत ही खत्म हो चुकी थी तालिबान की। और उसके बाद 2004 से 14 तक कोई समस्या नहीं थी। हां, जो आपने 2012 याद दिलाया, अभय जी याद दिलाना चाहता हूं, 2010 में बराक ओबामा भारत आए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा कि अगर 26/11 के ऊपर हुए अटैक के रिटेलिएशन में हम पाकिस्तान पे हमला करते तो भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलता। अब यदि आपको आपत्ति है तो करिए मुकदमा जाके बराक ओबामा के ऊपर और उस किताब के पब्लिशर के ऊपर कि ऐसा क्यों बोला। तो किसकी क्या रणनीति थी? सवाल ये है ही नहीं मान्यवर, सवाल इस बात का ओबामा की किताब कोट की है। ना, मैंने इतनी बड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति, बात यह है कि उसकी ऑथेंटिसिटी आप चैलेंज कर, तो मैंने सिर्फ यह बताया, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आतंकवादी शक्तियां आई, देखिए अपने अपने टर्न पे बोले, हम लोग अच्छा रहता है ना अभय जी, मैंने तो इंतजार किया ना आपके अपने टर्न आने का। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कट्टरवादी शक्तियों के आगे, सर मैंने तो आपको बताया ना, आपके जमाने में तो तालिबान रहा ही नहीं, 2001 में खत्म हो गया था, अब 2021 में आया है, 2004 से 14 तक तो कुछ था ही नहीं। विश्व जानता है सारा। तो हमने तो ये बताया कि कट्टरवादी ताकतों के साथ आप कैसे डील करते थे। हमने सिर नहीं झुकाया,
आपने बलूचिस्तान को, अच्छा आप बोल लीजिए पहले। आप देखिए, मुझे बताइए, मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर। देखिए हम कैसे अलग अलग, अंजना जी, ट्रोइका एक जिसमें स्टेक होल्डर्स शामिल, ऑडियो डिप हो जा रहा है बीच बीच में। हाँ, रशिया की अगुवाई में एक संघ बना है ट्रोइका, उसमें है रशिया, अमेरिका, चाइना। अब आप चाहते क्या ये बताइए ना भेदी। ठीक है, आपको लग रहा है आपने पोल खोल दी सरकार की, मुझे ये बताइए क्या चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? कांग्रेस का स्टैंड बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब सारा जो हिंदुस्तान चाहता था, जो मैंने बताया कि हिंदुस्तान की नीति थी, उसके उलट काम कर दिया और प्रतिपक्ष से पूछा जा रहा है कि वो क्या चाहता है। अरे भारत जो चाहता था, अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल, आप जानती है क्या हुआ? भरा हुआ है आप लोगों ने अपने दिमाग में। मैं आपसे अभय दुबे जी ये पूछ रही हूँ कि भारत की क्या नीति होनी चाहिए बतौर इस विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, इस पर आपकी क्या नीति है, क्या राय है, आप क्या कहेंगे सरकार से? ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, आप तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए बैठे रहते हैं हमेशा। नहीं, देखिए चश्मा इनको सूट नहीं करता होगा, आपको सूट नहीं करता होगा। भारत का चश्मा साफ है। मैं पूछ रही हूँ सर, उसका जवाब दीजिए। बतौर बड़ी विपक्षी पार्टी आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? तमाम सांसद जो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो सब भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत को क्या करना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है? जवाब दीजिए इसको। भारत को बुलेट से नहीं, बैलेट से चुनी हुई सरकारों को मान्यता देनी चाहिए। भारत किसी भी दबाव में ऐसी सरकारों को मान्यता नहीं दे। ऐसे लोगों के आगे, ऐसे आतंकी संगठनों के आगे जो मोदी जी ने घुटने टेके हैं, वैसे घुटने भारत को नहीं टेकना चाहिए, नहीं तो भविष्य का भारत क्षमा नहीं करेगा इन लोगों को। अंजना जी, आज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम फ्लोर लीडर से बात करेंगे। अरे तब नहीं कर सकते थे फरवरी 2020, जब आपने प्रशंसा कर दी भूरी भूरी की तालिबान को, मैं लौट रही किया जाएगा। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे सर। अभी तो आप दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त मुरसल नूरजई जी जुड़ रही हैं। अपने दर्शकों को जरा सा इनकी पहचान बता दें, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये जर्मनी रह रही हैं, जर्मन नेशनल है, अफगान नेशनल है। पाकिस्तान में एक एक्टिविस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया है। अफगानिस्तान पर इनकी अच्छी नजर है और पकड़ है। मैं आपके जरिए मुरसल ये जानना चाहती हूँ, जो परिस्थिति बन रही है, तालिबान बार बार कह रहा है कि हम वो नहीं है जो हम 20 साल पहले थे, यकीन करना चाहिए इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ओपिनियन पूछने के लिए इस टॉपिक पे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे अफगानी बहुत बुरी सिचुएशन में हैं इस टाइम, और तालिबान पे भरोसा करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर फैक्ट्स को देखें 1996 से 2001 के बीच में, और उसके बाद भी पूरे अफगानिस्तान में कितने अटैक्स हुए, कितने लोगों को मारा गया, बहुत छोटी एज की लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनसे शादियां जबरन शादी की गई इस रिलीजन के नाम पे, ट्राइबल पावर के नाम पे। तो ये क्वेश्चन कि तालिबान पे भरोसा करना चाहिए या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए दिल में, या ये सोचना चाहिए कि क्या तालिबान बदल गए हैं या क्या तालिबान कोई एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है और वो कुछ नया करेगा, तो ये आप भूल जाइए। क्योंकि उनकी जो बेस है, उनकी जो बुनियाद है, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। और ये मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन बोल रही हूँ। वो लोग चाहते हैं कि रिलीजन के नाम पे ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने, ये केओस जो उन्होंने, ये लड़ाई, ये वॉर जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये बेबुनियाद है। कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री का वॉर को सपोर्ट नहीं करती। और अगर ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कंट्रीज को रिलीजन के नाम पे और पावर के नाम पे एक दूसरे से अलग ना कीजिए, वरना यही हाल होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। मुस्कान, देखिए परिस्थिति क्या बन रही है। आप देखिए, मतलब वहां से जो सिख जो सालों साल से वहां रह रहे थे, वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों में इतना ज्यादा डर है मुस्कान, और कई लोग हैं जो उनके हक में भी बोलते हैं, लेकिन ये तो लगभग आतंकी हैं, आतंकी लोग हैं जो इन्होंने पिछली बार महिलाओं के साथ किया था। अभी से ही प्रमाण आने लगे हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुस्कान, आपकी जुबानी जब आप बोलेंगी वहां का सच, तो दुनिया सुनेगी। बताइए। जी,
मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो अभी पर हो रहा है, जो पहले बार हो गया, जो 20 साल पहले हो गया, तो लोगों के जो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 20 साल पुरानी के बाद हो गए, पुराने नहीं हो गए। जैसे कि इन 20 सालों में इनके ऊपर काम चल रहा था, जैसे उनको ट्रेन देना वहाँ पे जो हमारे पड़ोस मुल्क है। तो ये बताना चाहती हूँ कि जो ये ज़्यादातर ख़तरनाक भी हो सकता है। पिछले जो तालिबान 20 साल पहले आए थे उससे पहले भी ख़तरनाक हो सकते हैं। और महिलाओं का जो डर है अभी, जिनके अगर कोई बच्चे 5 साल के थे तो अभी 25 साल के हो गई है, उनको एक्सपीरियंस है अपने पेरेंट्स के, अपने जो उन्होंने सुना है, जो अभी उनके दिल में ये डर है कि ठीक है फिर भी वही हालत होगी हमारे भी। और जिनके कितने एजुकेटेड हो गए थे और इस 20 साल में जितने भी डेवलपमेंट हो गए थे, वो कैसे हो सकता है कि एक दिन के अंदर सारे बर्बाद हो जाए और सारे मतलब जो एक कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो छोड़ के जाए अपने लोगों को, और लोगों तो उसके साथ शायद खड़े हो जाते थे, शायद कि नहीं ऑब्वियसली खड़े हो जाते थे। लेकिन जब एक कंट्री का लीडर, जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट साथ नहीं दे रहे, तो लोग कैसे कर सकते हैं जो लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं है। मुस्कान, अशरफ गनी तो भाग गए हैं, अशरफ गनी तो भाग गए दूसरे मुल्क में। एक सेकंड, अपने लोगों को छोड़कर वो तो भाग गए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि कार्यकारी इस वक्त वहां पर राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जब वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे, आप लोगों को उम्मीद लगती है, विश्वास होता है? लोगों का उम्मीद अभी उम्मीद के नाम शायद कोई चीज़ है ही नहीं। उम्मीद तो ख़त्म हो गई जिस दिन प्रेसिडेंट एक मतलब जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट भाग गई। वो लोग कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छा ठीक है होगा। एक प्रोविंस से, एक लीडर से, या तो अमरुल्लाह सालेह से कहने के वजह से लोग क्या उम्मीद रखेंगे जब उनका कोई सपोर्ट है ही नहीं। अभी सपोर्ट नहीं है, कैसे कोई उम्मीद ही नहीं। सुधांशु जी देखिए, अफगानिस्तान की जो इस समय स्थिति है वो एक चीज को और भी दर्शा रही है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो किसी भी देश का प्रयोग करती हैं और उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है। आप याद करिए, शायद अभय जी को भी याद होगा और अंजना जी आपको भी याद होगा, 1980s की बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी थी सिल्वेस्टर स्टालन की, रैम्बो। उसमें क्या दिखाया गया था कि वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के साथ लड़ रहे थे। यानी तब अमेरिका पूरी तरीके से इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों को अफगानिस्तान में बढ़ाने में लगा था और इनको हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आज वो उनके लिए समस्या बनकर खड़े हो गए। तो यह भी दर्शाता है कि किसी भी देश को अत्यंत सावधान रहना चाहिए इस विषय पे, जैसा कि मुस्कान जी ने भी कहा और जो आपके मुरसल नूरजई जी हैं उन्होंने भी ये बात कही कि इस प्रकार की हार्डलाइनर टेंडेंसीज कभी भी देश के अंदर अगर पनपती हैं। और एक बात मैं और ईमानदारी से कहना चाहूंगा, मान लीजिए अशरफ गनी आज भाग गए, आज जो काबुल में एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसे दृश्य आपको कहीं अफगानिस्तान में दिखते हैं, कभी इराक में दिखते हैं, कभी सीरिया में दिखते हैं, कभी लीबिया में दिखते हैं। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसे दृश्य आपको मुस्लिम कंट्रीज में ही क्यों दिखते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है और उस समाज को समग्रता से विचार करना चाहिए कि इस ढंग की चीजों, और भारत के अंदर भी उसी में इस प्रकार के विचारों का समर्थन करने वाले लोग दिखते हैं। ईमानदारी से इसका विचार करें और तभी आप अपने अंदर की बीमारी का सही इलाज कर पाएंगे। अन्यथा यदि आप बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो इलाज कहां से करेंगे? अभय दुबे जी देखिए अंजना जी, ये आपने एक प्रश्न किया था कि तालिबान क्या बदला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं 6 अगस्त को जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, सप्रमाण अफगान की सरकार ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी ये बताया कि ये पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित है। उसने बताया कि 20,000 पाकिस्तानी लड़ाके ISI के माध्यम से तालिबान के लिए भेजे गए हैं। वो तालिबान के लड़ाकों के लिए हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं और 13 आतंकी संगठन इसमें भूमिका निभा रहे हैं जो जिनका बेस पाकिस्तान में है, जिसमें हक्कानी ग्रुप सबसे जो इनका अगुवा है वो हक्कानी ग्रुप है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है।
तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये तो पूरा आईएसआई और पाकिस्तान कंट्रोल है। लेकिन भारत को ये मूल्यांकन करना चाहिए कि विदेश नीति में हमने क्यों ऐसी कमी छोड़ दी। एक जो अलाइनमेंट बना अभी, हमारा ऑल वेदर अलाई था रशिया, उसकी अगुवाई का ट्रोइका एक संघ है, उसने हमको बाहर कर दिया सिर्फ। आप जानती हैं उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, और प्लस करके उन्होंने तालिबान को, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किया। इधर अमेरिका 15 अगस्त को 125 देशों का एक मैसेज देता है विश्व भर को और कहता है अफगानिस्तान में हमारे देशों के जो लोग हैं, एम्बेसी के लोग हैं और हमारे नागरिक हैं, वो हर हाल में सुरक्षित आने चाहिए। उसमें से भारत को बाहर किया जाता है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं। तो हमारी परिस्थितियां कहां हैं, इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इससे संदेश जाता है कि रणनीतिक तौर पर हम कहीं पर छूट गए हैं अफगानिस्तान की इस पूरी परिस्थिति में। जो हमारे लिए एक वक्त पर फायदे की परिस्थिति होती थी, वो बहुत बड़े नुकसान का सबब बन गया है। सुधांशु जी। हाँ, जो इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि एक रशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध होते थे और फिर उसके बाद हमारे रशिया से संबंध अलग हो गए। अभय जी याद करिए, आपकी सरकार में यद्यपि यह एक धारणा थी कि मनमोहन सिंह जी कमजोर प्रधानमंत्री थे, पर मजबूती उन्होंने एक ही जगह दिखाई थी, 2008 में न्यूक्लियर डील करते समय अपनी सरकार को स्टेक पे डाल दिया था, कम्युनिस्टों का सपोर्ट भी जाने दिया। किस लिए? कि अमेरिका के हित में जाकर वह संधि हो सके। वहां से हमारा ड्रिफ्टिंग शुरू हुई और यह धारणा थी कि 1995 में जब हम परमाणु विस्फोट करने जा रहे थे, अमेरिका की घुड़की आई और हम पीछे हट गए। अब याद करिए उस जमाने में जब थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन 1994 में हम अमेरिका के दबाव में अपने प्रोग्राम से पीछे हट गए थे। तो यह बदलाव की शुरुआत किसने की? अपने रणनीतिक हितों पे मजबूती के साथ मोदी जी की सरकार जिस ढंग से डटी हुई है, यह बहुत जरूरी। और आपने एक और बात कही, देखिए अगर हम आतंकवादी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करते नजर आएंगे तो उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। और हिम्मत किसकी कम हुई, किसकी बढ़ी, इस पे सबका अपना अलग अलग विचार है। पर पिछले 7 सालों में आतंकवाद की घटनाएं दक्षिण कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में क्यों नहीं हो पाई? यह दर्शाता है कि उनकी हिम्मत अब क्या है और तब क्या थी। क्यों? तब 2008-9 में आप शर्म एल शेख में बलूचिस्तान को एग्रीमेंट का पार्ट बना लेते थे, यानी हम मान लेते थे कि बलूचिस्तान में हमारा इंवॉल्वमेंट है। इतनी बड़ी बड़ी हमने स्ट्रेटेजिक गलतियां की। और जहां तक आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने एक बात कही, जब 80 में सोवियत संघ ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे तो हम कहां खड़े थे? अचानक हम उनके साथ खड़े थे। फिर जब 90 के दशक में हुआ, हम दूसरी तरफ आके खड़े हो गए जब वहां पर सत्ता पलट हो गया अफगानिस्तान में। इससे पहले याद करिए 72 में जहीर शाह को कुछ समय के लिए, जो अफगानिस्तान के बादशाह थे, जब तख्ता पलट हुआ पीडीपीए ने, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने तख्ता पलट किया, हमने उनको कुछ समय के लिए भारत में रहने भी दिया, बाद में स्विट्जरलैंड और पेरिस चले गए। तो हमारी अफगानिस्तान के लिए नीति क्या थी ये तो बताइए ना। अगर हम जहीर शाह के साथ थे तो फिर हम कम्युनिस्ट रिजीम के साथ क्यों हो गए? कम्युनिस्ट रिजीम के साथ थे तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ गए? हमारी नीति तो बहुत साफ है, हम किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी ताकत को बढ़ावा नहीं देना चाहते। और एक बात और ईमानदारी से कह दीजिएगा, क्या सीए गलत था? क्या आज ये हालात आपको काबुल में दिख रहे हैं, विशेषकर हिंदुओं और सिखों के? क्योंकि जिस दिन शरीयत लागू हुआ सारे गैर मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक हो गए। अब आप दिल पे हाथ रख के कहिए वो गलत था क्या, या फिर ईमानदारी से कहिए कि हाँ हमसे चूक हो गई थी, हम उनका दर्द नहीं समझ पाए थे। आज ठीक है, अभय दुबे जी जवाब दे रहे हैं और हम आप जो गलतियां गिना रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी कामयाबियां रही है। ये कामयाबी है अंजना जी, कामयाबी है। पुलवामा से लेकर, उड़ी से लेकर, हंदवाड़ा से लेकर, पठानकोट से लेकर लगातार आतंकी हमले। और आपने किया क्या? आपने जो क्राइम सीन पर उन्हीं अपराधियों को बुला लिया, आईएसआई को, पाकिस्तान के, जिसने ये अपराध में, जो इस संगठित अपराध में शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं, सीए की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं 2-3 दिन से आपको सुन रहा हूं सुधांशु जी। कब सीए का नोटिफिकेशन हुआ था बताइए देश को? 1 जनवरी 2020। एक भी नागरिकता दी उस सीए के कानून से आज तक आपने? बताइए देश को क्यों? क्योंकि आपने रूल तक फ्रेम नहीं किए। आप कह रहे हैं क्या, आर्गुमेंट ये देते हैं कि साहब कोविड की महामारी थी इसलिए रूल नहीं बना पाए। अरे किसानों के खिलाफ क्रूर काले 3 कानून बना दिए और कहा आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, और इनके रूल तक फ्रेम नहीं कर पाए। किस मुंह से कहते हैं? उस कानून में आपने रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द तक हटा दिया। क्यों हटा दिया? इस पर आपत्ति हमने नहीं ली थी, सुधांशु त्रिवेदी जी इस पर आपत्ति ली थी, रॉ ने सबसे पहले। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, आईबी ने आपत्ति ली थी। उसने कहा था कि सिर्फ 30,000 परिवार है जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड के नाम से। लेकिन आज जब सिख वहां से वापस
वापस आ रहे हैं, आज जब गुरु ग्रंथ साहिब को लाया जा रहा है भैया दुबे जी, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक रह गए हैं उनके लिए भारत को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? उनको लाने का जो कदम उठाया गया है सही है? तस्वीरें दिखाइए। नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या प्रावधान नहीं था नागरिकता देने का? क्या बात करती हैं आप? और मैं तो प्रामाणिक रूप से आरोप लगाता हूं, उसी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि गुजरात में 600 परिवारों को मोदी सरकार के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के, जबकि पावर का डेलीगेशन कर दिया गया था, उन परिवारों को आज तक भी नागरिकता नहीं दी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता सुधांशु जी, लेकिन आज इस अपराध को, इस पाप को स्वीकारना पड़ेगा कि अगर तालिबान वहां पर बर्बरता करने के लिए लाया गया है तो उसमें मोदी सरकार की संलिप्तता थी, जिसके दस्तावेजी प्रमाण है। आप स्वीकार से क्यों नहीं कि आप मिले तालिबान से गुपचुप? क्या आप बताइए, ईरान के राष्ट्र प्रमुख से मिलने गए? इसका स्पष्ट जवाब दीजिए सुधांशु जी, ये सवाल विपक्ष का हर नेता आपसे पूछ रहा है। देखिए, इस प्रकार की जो जानकारियों की बात करते हैं, इनके पास कहां से जानकारी का सोर्स आता है? राज्यसभा। भारत सरकार का जो भी स्टैंड है, स्पष्ट रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो उसका स्टैंड रहता है आपके सामने रहता है। अब रही बात बाहर की छपी छपाई और सुनी सुनाई बातों पे, तो बहुत सारी चीजें हैं अभय जी, आप परेशान हो जाएंगे। आप लोगों के जमाने में ऐसी ऐसी किताबें लिखी। अब केजीबी की चीफ ने तो सोनिया गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है, इसलिए उस टॉपिक को मत जाइए। अगर आप कहेंगे जी सुनी हुई बात, लिखी हुई बात, छपी हुई बात, आज इस पे आते हैं। आपने एक सेंटेंस बोला कि रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं लिखा है। यह बताइए, सीए में कहीं लिखा है कि इसकी नागरिकता चली जाएगी? कहीं पे लिखा है किसान कानून में कि उनको एमएसपी नहीं मिलेगी? और आज जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सर पे रख के चल रहे हैं, इसके लिए आपको रिलीजियस परसिक्यूशन का प्रमाण चाहिए? मेरे विचार से यह तंग दिली की इंतहा है। आप तो विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके विवेक पर यह राहुल काल का ऐसा ग्रास नहीं लगना चाहिए। अंजना जी, इसकी नजरिए पर तो मुझे एक लाइन याद आती है। अरे सुनिए, इनके एक नजरिए पर तो मुझे एक लाइन याद आती है उन दुखियारे लोगों के प्रति जो हिंदू और सिख काबुल से आ रहे हैं, कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता ही नहीं। आपको प्रमाण चाहिए इसके बाद। मेरे विचार से थोड़ा सा व्यक्ति को संयम और लज्जा का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो कहे कि ये लिखा नहीं, हमें प्रमाण चाहिए कि रिलीजियस परसिक्यूशन। इन तस्वीरों को प्रमाण की क्या जरूरत है? अंजना जी, उन आंसुओं को प्रमाण की क्या जरूरत है जो अभी हमने दिखाई थी? आपने सुना था महिला सांसद। बिल्कुल, मैंने चुपचाप रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो जो सीए का ड्राफ्ट था ना, उसमें आपने डाला था रिलीजियसली परसिक्यूटेड, और उसको हटा दिया, इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया। आप कह रहे हैं इधर उधर छपो हुआ नहीं। राज्यसभा का जवाब 29/7/2021 को राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि हाँ, भारत के विदेश मंत्री उस मीटिंग में मौजूद थे जहां तालिबान। अभी जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। राहुल गांधी, आप ही के पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने कुछ देर पहले सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब देने स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के सामने। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिंस विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है। स्मृति जी, राहुल गांधी ने कहा कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे था एकाधिकार था, उसी तरह एकाधिकार हो चुका। 2-3 लोग हैं देश के उद्योगपति जिनको सारे काम दिए। गुलाम वो है जो आज भी एक खानदान के नीचे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई होगी, पूछा उनसे कि कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं? गुलाम वो है जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। राहुल गांधी का यह भी कहना है।
तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए, सवाल उस परिवार पर खड़े करती हुई और साथ ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू पर वो सवाल कर रही थी। बहरहाल अब हम रुख करते हैं जरा महाराष्ट्र का, क्योंकि वहां से बड़ी खबर लगातार आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी हमारे साथ आज हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। खबर महाराष्ट्र से आ रही है, एक बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने आज तक संवाददाता साहिल जोशी से एक्सक्लूसिव बात की है, सुनिए। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से दो समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता, यह है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। 4 FIR आपके खिलाफ हुई है जी। 4 FIR आपके खिलाफ की गई, 4 FIR आपके खिलाफ की गई है, क्या कहेंगे आप? सो करेंगे, उसके हाथ में कानून ये है, सो करेंगे। अरे मगर उसका बच्चा मुख्यमंत्री का सुशांत के केस में था, दिशा सालियन के था, उसको बचा है ना। क्या केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा आपको लगता है इसके बाद में? राज्य क्या संघर्ष हमारे से करेगा, केंद्र से कुछ कर नहीं सकता। अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? अब आपको जो गिरफ्तारी की गई है, अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? आप केंद्रीय मंत्री है, उसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई है। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो जिस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो मैं देख रहा हूँ। कानून व्यवस्था के मुताबिक मैं जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो पुलिस ऑफिसर है और जो इसके पीछे है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा मैं। क्या केंद्र के से आप गुजारिश करेंगे कि सरकार पर कार्रवाई हो जाए? किसी तरीके से असंवैधानिक कहा गया आपके अरेस्ट को आपके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी मैं काफी इसमें हो काम हमारे साथी लोग के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। तो आप सुन रहे थे नारायण राणे को एक्सक्लूसिव बातचीत गिरफ्तारी के बाद उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ ये बयान मेरा पहले के संदर्भ में था, अपनी सफाई में उन्होंने दूसरी बात कही है कि मैं सीधा अभी मौजूदा वक्त में ऐसे किसी हमले की बात के लिए किसी को उकसा नहीं रहा था।